हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु के बारे में। ठीक है, परमाणु की संरचना के बारे में। उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक नॉलेज दी थी उसकी, है ना। समभारिक तत्व, आइसोटॉप, समस्थानिक, ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक तत्व, उसी सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व मैंने आपको बताए थे। उसी के बाद आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे सम न्यूट्रॉनिक तत्व, सम न्यूट्रॉनिक तत्व। अब ये आइसो न्यूट्रॉनिक एलिमेंट्स होते क्या हैं, है ना। सम न्यूट्रॉनिक तत्व कहते किसको हैं, होते क्या हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। दो या दो से अधिक ऐसे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे कहते हैं हम आइसो न्यूट्रॉनिक तत्व, जिसमें न्यूट्रॉन समान होंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ये H13 और He24, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और यहाँ भी फॉर्मूला हमारे पास द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हम देखेंगे कि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है ना। और है तो किस प्रकार से है। द्रव्यमान संख्या है 3, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल देते 3 - 1 बराबर 2। मतलब कि ये जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है ट्राइटियम या ट्रिटियम, इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन है। इसकी बात कर लेता हूं मैं, 4 बराबर 2 प्लस n, तो n बराबर 4 - 2 बराबर 2। तो इसमें भी 2 न्यूट्रॉन है, इसमें भी 2 न्यूट्रॉन है। तो 2 या 2 से अधिक ऐसे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे हम सम न्यूट्रॉनिक या आइसो न्यूट्रॉनिक एलिमेंट्स कहते हैं, तत्व कहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सी बार, ठीक है, जिसके बारे में फिर हमें लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया साहब N7, ये देखो N7 14, ठीक है, या N7 15, और ये O8 16, ये दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लीजिए। अब निकालना आपको इसी फॉर्मूले से पड़ेगा। ये 15 बराबर 7 प्लस n, तो n बराबर 15 - 7 बराबर 8 हो जाएगा। और इसकी हम यहाँ पे बात करें तो 16 बराबर 8 प्लस n, तो n बराबर 16 - 8 बराबर 8 हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद को देखनी और समझनी पड़ेगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, और ये चीज़ें आपको समझ में भी आनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे बात करेंगे परमाणु मॉडल की। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी खोज कैसे हुई, ये कुछ इतना गहन विषय नहीं, लेकिन इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। पहले हम मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, वो है हमारे पास परमाणु मॉडल। ठीक है, तो परमाणु मॉडल क्या है मैं आपको समझा देता हूं। परमाणु मॉडल अलग अलग साइंटिस्ट ने जैसे जैसे खोज होती गई उसने अपने अपने विचार रखे परमाणु मॉडल के बारे में कि परमाणु मॉडल होता क्या है। तो सबसे पहले आए थॉमसन साहब, ठीक है। तो थॉमसन को ये पता था कि परमाणु सूक्ष्मतम कण होता है, उसमें आवेश होता है 2 प्रकार का, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका वितरण कैसे होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कि कितना धन आवेश होता है कितना ऋण आवेश होता है, ये उनको नहीं पता था। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले अपना मॉडल दिया जिसका नाम रखा उसने प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, वो क्या था, तो हम यहाँ पे बात करेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, सबसे पहले थॉमसन साहब आए थे और उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया। तो उन्होंने ये कहा, क्या कहा कि साहब किसी परमाणु के ऊपर 2 प्रकार का आवेश होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। उस टाइम तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, ठीक है, और जो परमाणु है वो सूक्ष्मतम कण है, ठीक है, ऐसा भी उन्होंने ही कहा था। और उन्होंने कहा कि जो परमाणु है वो एक बूंदी के लड्डू के समान, या ब्रिटिश में एक मिठाई जिसका नाम है प्लम पुडिंग। ठीक है, क्या नाम है बेटा इसका, प्लम पुडिंग, के प्लम पुडिंग मिठाई के समान होता है, जिस प्रकार से हमारा बूंदी का लड्डू, जिसमें कहीं कहीं इलायची के दाने होते हैं। तो उन इलायची के दानों को उन्होंने नाम दे दिया ऋणावेशित कण, और इस संपूर्ण जो मिठाई है या लड्डू है उसको नाम दे दिया उसने धनावेश। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो परमाणु है वो प्लम पुडिंग मिठाई के समान होता है, जिसमें कहीं कहीं इलायची के दाने ऋणावेशित कण के समान, और ये पूरा जो मॉडल है या पूरा जो पदार्थ है वो धनावेशित
कण कहलाता है, उन्होंने ऐसा कहा। या फिर उन्होंने कहा ये वाटरमेलन के समान होता है, तरबूज के समान, है ना, जिसे हम लास्ट में इसको वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मेलन में उन्होंने क्या कहा कि जैसे तरबूज में कहीं कहीं काले बीज होते हैं, उन्हें तो नाम दे दिया ऋण आवेशित कण, और संपूर्ण परमाणु को नाम दे दिए इन्होंने, क्या नाम दिया बेटा, धन आवेशित परमाणु, ठीक है। लेकिन हम आज की डेट में इतना ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ना तो इस प्लम पुडिंग में या बूंदी के लड्डू में, ना ही तरबूज में इलायची के दाने या कण घूमेंगे, ठीक है ना। तो ये मॉडल जो है ये फेल हो गया, ठीक। उसके बाद आए हमारे पास यहाँ पर, उसके बाद आए दूसरा रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड साहब ने भी हाइड्रोजन के बारे में ही जानकारी दी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे, लिखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड का नाभिकीय प्रकीर्णन मॉडल, दोनों चीज बोलते हैं बेटा ना। तो नाभिकीय प्रकीर्णन मॉडल क्या है उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ये है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, समझना भाई इसको पहले, है ना, फिर बात करेंगे, है ना। लिखा तो मैं बहुत कुछ दूंगा लेकिन मैं यहाँ पे समझाता हूँ। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, अब इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अंदर होता क्या है ये समझिए। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक पतली सोने की पन्नी ली, पतली स्वर्ण पन्निका ली, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्ड करवाया, पतली स्वर्ण पन्निका पर, ठीक है, अल्फा कणों की बौछार करवाई, और अल्फा कणों की बौछार करवाई तो उन्होंने क्या देखा, जो देखा उसी के बारे में ही उन्होंने बताया कि साहब पतली सोने की जो पन्निका है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, किस तरह से काम किया उसने, वही सारी चीजें अभी हम आपसे यहाँ से बात करेंगे। और उन्होंने अपने क्या क्या प्रेक्षण दिए और प्रकीर्णन क्या हुआ था वो देखिए सामने। रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, एक पतली स्वर्ण पन्निका ली, पतली सोने की पन्निका ली, इस तरह से। ये जो पतली सोने की पन्निका थी बेटा, है ना, ये 0.0046 mmHg पारे का दाब सहन कर सकती थी, और इसके ऊपर इन्होंने बौछार करवाई, किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा कण, एक अल्फा कण हीलियम नाभिक के बराबर होता है, ये भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और इसके पीछे ये जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा लगा दिया, जिसके अंदर ये स्फुरदीप्तिशील चमकीले पदार्थ की लेयर या परत बनी हुई थी साहब, ठीक है। और ये अल्फा कण से उत्पन्न करने वाला स्रोत है, यहाँ पे स्लिट लगा रखी थी, इससे कि ये एक ही दिशा में सीधे गमन करेंगे, ठीक है साहब। ये पूरा जो मॉडल है ये है किसका, रदरफोर्ड का। अब उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे कण अनडिफ्लेक्टेड, बिना परिवर्तित हुए, मतलब पार निकल गए, और ये अलग अलग एंगल पे जाके टकराए, ठीक है, बिना परिवर्तित हुए पार निकल गए। ये इसका पहला पॉइंट था कि बहुत सारे अल्फा कण, ठीक है, बहुत सारे अल्फा कण बिना टकराए, है ना, स्वर्ण पन्निका से पार निकल गए। तो हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर ये नाभिक बना देते हैं स्वर्ण पन्निका का, ये स्वर्ण पन्निका का नाभिक होता है, ऐसे बहुत सारे इसमें परमाणु होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या देखा कि बहुत सारे कण बिना टकराए स्वर्ण पन्निका से पारगमित हो गए, मतलब बाहर निकल गए, ठीक है। जब वो इस तरह से उन्होंने देखा तो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि साहब स्वर्ण पन्निका का अधिकांश भाग या इस परमाणु का अधिकांश जो बाह्य भाग है वो होता है बेटा खोखला। परमाणु का अधिकांश बाह्य भाग जो है खोखला होता था, ठीक है। तो उन्होंने उसको नाम दिया सबसे पहले कर्नेल, और फिर मैंने उसको बाद में कहा कोश, जिसको कोश या कर्नेल कहा जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट था उनका, ठीक है। चलो जी, दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या दिया कि जो परमाणु है, जो परमाणु का जो आकार है या परमाणु की जो त्रिज्या है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर कोटि, ठीक है, या फिर 10⁻⁻13 सेंटीमीटर कोटि। कोटि क्यों लगा रहे हैं बेटा अपन, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने जो मॉडल लिया था वो हाइड्रोजन का लिया था, और हाइड्रोजन के पास एक ही नाभिक होता है, इस कारण से, ठीक है बेटा। चलो जी, उन्होंने जो तीसरा पॉइंट दिया, ठीक है, उन्होंने बताया नाभिक का आकार। देखो नाभिक कैसा होता है, एक
फुटबॉल ग्राउंड है बहुत बड़ा, और फुटबॉल ग्राउंड के सेंटर के अंदर एक ओलपिन रखा हुआ है, तो उस ओलपिन के जो टॉप के बराबर जितना साइज है वो उसका उस परमाणु का नाभिक हो, इतना स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि नाभिक का आकार, तीसरा पॉइंट कहा उन्होंने कि नाभिक का आकार जो है वो 10 की घात माइनस 10, अच्छा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, ये जो नाभिक का आकार है वो 10 की घात -15 से 10 की घात -15 मीटर या 10 की घात -13 सेंटीमीटर होता है। और जो नाभिक का आकार है, मैं यहाँ लिख परमाणु का आकार, सॉरी परमाणु का जो आकार है बेटा वो 10 की घात -10 मीटर कोटि या 10 की घात -8 सेंटीमीटर कोटि का होता है ना। थोड़ा सा ये वैल्यू चेंज हो गया, ध्यान देना। वापस से बताता हूँ कि परमाणु का जो आकार है वो 10 की घात -10 मीटर कोटि का या 10 की घात -8 सेंटीमीटर का होता है, और जो नाभिक का आकार है वो 10 की घात -15 से मीटर कोटि का या 10 की घात -13 सेंटीमीटर कोटि का होता है। ठीक है बेटा, ये कहा उन्होंने। ठीक, अब देखिए ये सब होने के बाद उन्होंने अपना एक पॉइंट और कहा। उन्होंने कहा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, वो क्या कहा बेटा? फोर्थ पॉइंट उन्होंने ये कहा कि साहब जो परमाणु है वो उदासीन होता है, क्योंकि उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एटम। तो परमाणु को उदासीन माना साहब उन्होंने। ठीक है, तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है। अब देखिए पांचवा और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? उन्होंने लगभग 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो जिस दिशा में गया उसी दिशा में वापस आ गया। जब इतनी बड़ी घटना हुई तो रदरफोर्ड का दिमाग खराब हुआ। दिमाग खराब इन द सेंस क्या हुआ कि सपोज कीजिए आपने बंदूक से किसी को गोली मारी और वो गोली कागज के पतले पन्ने से टकराई और वापस आप ही की तरफ आ गई। तो ये तो आश्चर्यजनक बात हो गई कि 20,000 कण, तो एवरेज निकाला उन्होंने, 20,000 जो पार्टिकल्स थे वो तो पार निकल गए, ट्रांसमिट हो गए इससे। ठीक है, लेकिन एक पार्टिकल्स को ऐसा क्या हुआ कि वो जिस दिशा में गया उसी दिशा में वापस लौट आया। तो उसने दिमाग लगाया और सोचा कि यार ये इस एटम के सेंटर में, नाभिक में कोई अल्फा कण से भी भारी पार्ट है। देखो मैंने कहा था एक अल्फा कण हीलियम नाभिक के बराबर होता है और हीलियम का जो द्रव्यमान है वो 4 होता है। ठीक है बेटा, और तो उसने कहा कि इस अल्फा पार्टिकल से भी कोई भारी चीज है, ठीक है, जिससे ये कण टकराया। वैसे टकराता नहीं है, ये प्रकीर्णित होता है, क्योंकि हीलियम का नाभिक भी धनात्मक और ये परमाणु का नाभिक भी यहाँ पे धनात्मक। तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, प्रकीर्णन होगा, स्कैटरिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस दिशा में गया उसी दिशा में वापस लौट आया। तो उसने सोचा कि यार इस अल्फा कण से भी हेवी पार्टिकल्स या हेवी कोई भाग है, और उस हेवी कठोर भारी भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। ठीक है, तो लगभग 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो जिस दिशा में गया उसी दिशा में वापस लौट आया। ठीक है, और उस कठोर भारी भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा? नाभिक नाम दिया। तो नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, है ना, उसको नाभिक नाम दिया। तो ध्यान देना, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और मैंने पहले बोला था प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है बेटा, ये चीज आपको समझ में आएगी। अब इसमें जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि इसके ड्रॉबैक बना, जो इसकी कमी बना, वो क्या था? उसने एक और पॉइंट बोला। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो परमाणु के निश्चित कक्षा में लगातार घूमता हुआ रहता है साहब। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन लगातार निश्चित वृत्ताकार कक्षा में घूमता हुआ रहता है। तो जब उसने ऐसा कहा तो दूसरे वैज्ञानिकों ने कहा कि जब कोई सी वस्तु गतिशील होगी तो ऊर्जा की हानि होगी। ऊर्जा की हानि होगी तो पथ जो है वो छोटा हो जाएगा, और पथ छोटा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अंततः नाभिक में गिर जाएगा। तो इससे क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व जो है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार गति को या निश्चित कक्षा में गति को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो बाद में जाके उसकी मुख्य कमी बनी। लेकिन पहली चीज क्या है कि साहब इलेक्ट्रॉन लगातार वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। तो
इसका ड्रॉबैक हो गया। ये दूसरे वैज्ञानिकों ने पूछ लिया साहब कि जब इलेक्ट्रॉन लगातार गतिशील होगा तो ऊर्जा की हानि होगी, ऊर्जा की हानि होगी तो पथ छोटा होता जाएगा, पथ छोटा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? उस टाइम तक रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इट इज क्लियर? बात समझ आ गई? ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे यही चीज़ है। अगर मैं इसको लैंग्वेज में भी लिखना होता है आपको, है ना, हम समझाते हैं तो उसको लिखाते भी एक एक पॉइंट को। तो अब जैसा आप देख रहे हो, जैसा इस वीडियो में है, उसको आप थोड़ा 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 आगे लेके जाओगे और इसको पढ़ोगे भी सही। ठीक है बेटा? चलो जी, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आगे की। रदरफोर्ड की कमियाँ, ड्रॉबैक। ठीक है, रदरफोर्ड की क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, देखिए बेटा, पहली कमी तो ये है कि इसने जो मॉडल लिया था वो किसका था? हाइड्रोजन का था। ठीक है, और हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका जो सबसे पहली कमी है वो यही है कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों की व्याख्या नहीं कर सका। जो इसने व्याख्या की वो किसकी की? एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, दूसरा है ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। सेकंड पॉइंट क्या है? परमाणु के स्थायित्व की, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसकी व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ऊर्जा का ह्रास होगा, है ना, तो ये कोश के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, तो ये 2-3 इसके ड्रॉबैक थे। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा वैज्ञानिक है। देखिए, हम यहाँ पे बोर की बात करेंगे, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि बोर की बात करने से पहले विद्युत चुम्बकीय तरंगे और ये विद्युत कणीय सिद्धांत, है ना, चुम्बकीय सिद्धांत में हमारे पास आ जाता है। उसके बारे में भी हम आप लोगों से चर्चा करेंगे।